कि दास के समानांतर पुत्र के अधिकार का मतलब है कि एक्चुअली जो इस्लामी जगत है, तो इस्लामी जगत में तो धर्म पहले था, राज्य बाद में था। तो पैगंबर मोहम्मद ने जो राज्य की स्थापना की खलीफाओं के समय, वो बन गया साम्राज्य। और जैसे जैसे पूरब की तरफ मुस्लिम शक्ति का, इस्लामी शक्ति का प्रसार हुआ, तो उनका सामना ईरान से हुआ। और ईरान में जैसे मौर्य साम्राज्य भारत में था, तो उससे पहले भी ईरान में था एक अख्मीनी साम्राज्य, और अख्मीनी साम्राज्य के बाद आया ससानियन साम्राज्य। तो अपने प्रत्येक देश की अपनी एक भौगोलिक राजनीतिक विशेषता होती है। तो उसमें ईरान की हमेशा विशेषता रही थी शक्तिशाली राजतंत्र की विशेषता। तो जब जिस समय इस्लाम वहां पहुंचा, तब तक उधर तुर्क लोग आ गए थे और तुर्क इस्लाम में शामिल हो गए थे। तो तुर्की गवर्नर्स महत्वाकांक्षी हो गए थे, पावरफुल बन गए थे, स्वतंत्र होने की बात सोच रहे थे। तो वो लोग सुल्तान के रूप में ढलने लगे थे, और सुल्तान के रूप में ढलने लगे तो इस्लाम में तो सुल्तान के लिए जगह नहीं थी। खलीफा ने भी अपने साम्राज्य, अपने इस्लामी साम्राज्य की औपचारिक एकता को बचाने के लिए उन्हें सुल्तान के पद को मंजूरी दे दी, आपको पता ही होगा। और तब सुल्तान ने अपनी प्रेरणा राजतंत्र की ले ली ईरानी मॉडल से, और ईरानी मॉडल में एकदम बिल्कुल वंशानुगत और शक्तिशाली राजतंत्र की परंपरा चली आ रही थी। तो गजनी और गोरी में तुर्क लोगों ने वही वंशानुगत राजतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की, पहले महमूद गजनी और फिर मोहम्मद गोरी का वंशज। उसी मोहम्मद गोरी में गयासुद्दीन वहां शासक था। अभी मोहम्मद बिन सैम की स्थिति बहुत स्पष्ट हुई भी नहीं थी, तो मोहम्मद बिन सैम हिंदुस्तान की तरफ आया, और आकर उसने उत्तर भारत में, दिल्ली अजमेर में एक तुर्की राज्य की स्थापना कर दी और उत्तर भारत में विस्तार शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन सैम को लगा कि अगर हम यहाँ वंशानुगत राजतंत्र का दावा पेश करेंगे, तो हमारा वहाँ भाई बिरादर जो गजनी गोरी में है, वो भी उसमें शेयरदार बन जाएंगे, और प्लस हिंदुस्तान का क्षेत्र गजनी के अंतर्गत हो जाएगा। तो उसने सोचा कि हम अपना एक अलग स्टेटस इधर कायम करेंगे, जिसका गजनी से हम कनेक्शन नहीं रहने देंगे। तो उसके पास 1000 लगभग दास थे, तो उसी में से प्रतिभाशाली दासों को चुनकर वो माना कि हम दासों को ही अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो इसी क्रम में उसने यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया, वहाँ गजनी में बाद में यालदोज को अपॉइंट कर दिया था। तो यालदोज को तो पुत्र की उपाधि दे दी, तो यालदोज तो वंशानुगत का दावा करने लगा। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर ही गया 4 वर्ष में, तो वहां पर दास का उसने दावा किया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जब बना आराम शाह शासक, तो उसका दास ने उसको चैलेंज कर दिया इल्तुतमिश, और उसको हटा दिया। तो मतलब कि दिल्ली में दास लोगों ने अपना क्लेम ज्यादा देना शुरू किया। बाद में फिर इल्तुतमिश आया, तो उसने सोचा हम अपने वंश को स्थापित कर दें। फिर उसके दास आर्य आ गए, तो उसके दास आर्य आ गए, तो बलवन भी एक दास था। तो बलवन ने चाहा कि बलवन ने तोड़ दिया पूरे दास को दबा के, और तब उसने राजतंत्र को ही इतना ऊंचा बना दिया कि कोई बराबरी ना कर सके। वो जो कर गया, उससे राजतंत्र स्थापित हुई, परंतु उसका अपना बेटा तो था ही नहीं कोई योग्य, और पोता क्याकुबाद निकल गया कमजोर, इसलिए उसके हाथ से सत्ता तो चली गई, परंतु इसका लाभ आगे खिलजी को मिल गया, और खिलजी से तुगलक तक वंशानुगत राजतंत्र चलने लगा। तो आपने गौर किया होगा कि बलवन वाले में जो मैंने इस लाइन का प्रयोग किया है, जैसे देखो, अब हमने भी पॉइंट में लिखा है, तुम लोग भी पॉइंट में लिखते, तो उसमें कोई बच्चा अगर नौसिखुआ लिखता तो लिखता कि बलवन ने, अब पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में लिखता जैसे पहला, अब वो बलवन का अगर देता तो उसने तुर्की चहलगनी की शक्ति को तोड़ी, इसके लिए अफरासियाब का वंशज, ये सब जहां वो लिखना शुरू करोगे तो क्वेश्चन आंसर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। सम टोटल यह है कि तुर्की चहलगनी की शक्ति को तोड़ा और राजतंत्र को गंभीर पेशा बनाया। इतना ही नहीं, उसने वंशानुगत राजतंत्र के दावे को, वंशानुगत राजतंत्र के दावे को संभव बनाया। तो उसका जो वंशानुगत राजतंत्र का दावा है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर। जो उसके बाद चलता रहा, तो ये उसका सबसे अहम पक्ष आता है। तो ये लाइन जब परीक्षक पढ़ेगा तो तुम्हारा आंसर सबसे डिस्टिंग्विश हो जाएगा, क्योंकि वो समझ लेगा कि ये बलवन का, यही एक मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे तुम कश्मीर पर तुम भी बोलोगे, तुम्हारा ध्यान 370 का अनुच्छेद हटाया नहीं हटाया, उचित था अनुचित था, लेकिन जब एक ऑथर लिखेगा तो उसका पूरा इंप्लीकेशन में लिखेगा कि इसका परिणाम 371 अनुच्छेद पर क्या पड़ेगा, और उसको अगर जब लार्जर टर्म में वो व्याख्या करता है, तब तुम पढ़ते हो, तुमको लगता है कि अरे इस पहलू पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। तो जैसे जैसे मैच्योर राइटिंग में तुम कहते हो कि इसमें मैं क्या सुधार करूं, तो सुधार यही होता है कि पूरी समग्रता से चीजों को समझ के उसमें क्रक्स लिखना पड़ता है। उसी प्रकार से आगे तुमने देखा होगा कि मैंने जो गंगा यमुना द्वाब वाला ही बात कही,
तो उसमें मैंने कहा कि उस क्षेत्र को की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाया। उसमें हम कहते हैं कृषि के लिए किया, जंगल को कटवाया। अब राम कहानी हम कहने लगते तो हमारा सब संख्या बहुत ज्यादा हो जाता। तो हमारे राइटिंग में कॉन्फिडेंस है तो उसको हम निचोड़ के कम करके भाव के स्तर पर ले आए। ये स्तर पर लाना भी तुम लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्या छोड़ें और क्या लिखें। यही हमारे तुम्हारे बीच फासला बना रहेगा। इस फासला को भरने की कोशिश करो, टाइम लगेगा इसमें। और कल वो बलवन की रक्त और लौह की नीति पर कौन पूछ रहा था? बोलो, क्वेश्चन बोलो। बलवन की रक्त और लौह की नीति बलवन की रक्त और लौह की नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बलवन की रक्त और लौह की नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए। नीचे ब्रैकेट डालो, तो नीचे ब्रैकेट डालो पहले, उत्तर लिखने से पहले। हाँ, और हाँ लिखो आप प्रश्न विश्लेषण। ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट डालने के लिए तुमने तो ब्लॉक ही पूरा डाल दिया है ना। ब्रैकेट और ब्लॉक में अंतर होता है जी, है ना। लेकिन फिर कोई बात नहीं, अब ब्लॉक से ही काम चलाओ। क्या लिखा आपने लाइन? प्रश्न विश्लेषण। प्रश्न विश्लेषण में शब्द डालिए। लिखिए कि रक्त और लौह से तात्पर्य है कठोर नीति। रक्त और लौह से तात्पर्य है कठोर नीति। कठोर नीति, कठोर नीति। अब कमा दीजिए, कमा दे के दीजिए, लिखिए हाँ 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 हाँ। वहीं समीक्षा कीजिए, वहीं समीक्षा कीजिए। समीक्षा जैसे रक्त और लौह की नीति लिखा तो सिंगल इंटरव्यू कॉमा में लिखना। समीक्षा कीजिए भी सिंगल इंटरव्यू का, सिंगल इंटरव्यू कॉमा में। कौन? ओहो, तो देख नहीं पाया मैं। ले जाओ कहीं, बोलना उसको कि ओके कर दिए, है ना। देखा हो क्या लिखा आपने? हाँ, वहीं समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए। हाँ, समीक्षा कीजिए कॉमा, आलोचना कीजिए, आलोचना कीजिए तथा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तथा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए से तात्पर्य है सबल एवं निर्बल पक्ष को तौलते हुए से मतलब समझ जाओगे ना। सबल और निर्बल पक्ष को तौलते हुए हाँ हाँ हाँ, तौलते हुए हाँ 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 हाँ, तौलते हुए हाँ, या तो पक्ष में अथवा विपक्ष में निष्कर्ष देना। या तो पक्ष में अथवा विपक्ष में निष्कर्ष देना। निष्कर्ष देना। अब ब्लॉक बंद कर दो, वही ब्रैकेट। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए हाँ हाँ हाँ, लिखिए हाँ, लिखिए हाँ हाँ, लिखिए हाँ, बलवन के आगमन के समय, बलवन के आगमन के समय, बलवन के आगमन के समय हाँ हाँ हाँ
दिल्ली सल्तनत संकटग्रस्त था। दिल्ली सल्तनत संकटग्रस्त था, संकटग्रस्त था। हाँ हाँ लिखे, हाँ लिखे, हाँ लिखे कि हाँ 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 संकटग्रस्त ग्रस्त था। हाँ हाँ अमीरों की महत्वाकांक्षा ने, अमीरों की महत्वाकांक्षा ने राजतंत्र को लगभग ध्वस्त कर दिया था। अमीरों की महत्वाकांक्षा ने राजतंत्र को लगभग ध्वस्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। अब जैसे अमीर की महत्वाकांक्षा ने राजतंत्र को ध्वस्त कर दिया था, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे से अंडरलाइन करो तो, पूरा लाइन मत करना, दो चार शब्द करना। या तो हम देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा द्वारा किया गया हर एफर्ट एग्जामिनर को दिखे। तुम लोग जो लिखते हो तो लिखने के लिए तो इतना लिख देते हो, लेकिन एक ही बात रिपीट, ये वो सब उलझा हुआ, कोई पढ़े तो न पैराग्राफ सही चेंज न कुछ, उसे जब पॉइंट में लिख दो। इसी में था तो बलवन के समय समक्ष निम्नलिखित चुनौ, इस चाहे संकटग्रस्त था और निम्नलिखित कारकों ने उस संकट को जन्म दिया था। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 वो हमको ज्यादा बेहतर लगता है। परीक्षा की आंखों के सामने कम से कम दिखेगा तो जो मार्क्स दे सके। अब उसको लिखने क्रम में सब उलझा देते हैं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। पढ़ने क्रम में 2-2 बार 3-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब चीजें दिखती है। चीजें दिखनी चाहिए। संकट 3 संकट में बता रहा हूं और मेरे दिमाग में पहले ही आ गया कि क्या करेंगे। संकट ग्रस्त में जैसे पहला हमने ये कहा, दूसरा हम कहेंगे कि केंद्रीय सत्ता, प्रांतीय अधिकारियों की महत्वाकांक्षा के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। क्षेत्रीय अधिकारियों की महत्वाकांक्षा के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, है ना। इसी में कर देते, जैसे इसमें प्रथम करके पहला लाइन लिख देते, अगर पॉइंट नहीं हो तो प्रथम करके पहला लाइन लिख देते, द्वितीय दूसरे करके वो लाइन लिख देंगे, और तीसरे करके जैसे हाँ तीसरे मंगोल आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। अब नीचे वाला लाइन लिख देंगे कि इन चुनौतियों को देखते हुए बलवन के द्वारा अत्यधिक कठोर नीति अपनाई गई, जिसे रक्त और लौह की नीति से के नाम से जानते हैं। अब नीचे हम जहां जहां उसने क्रूरता दिखाई उसका उदाहरण देंगे कि तुर्क के चहलगनी की शक्ति को तोड़ने के लिए उसने न केवल अमीरों पर कठोर अंकुश लगाया और उन्हें अनुशासित किया, बल्कि शेर खां, सुनकर, अमीन खां और बहादुर जैसे महत्वाकांक्षी अमीरों को मौत के घाट उतार दिया। तुगरिल खान के कटे हुए गले को एक जन प्रदर्शन कर उसने यह दिखाया कि राजतंत्र के या ताज की के विरुद्ध कोई भी चुनौती सहनीय नहीं। तीसरा, दिल्ली में मेओ विद्रोहियों तथा गंगा यमुना द्वार में राजपूत विद्रोहियों को दबाने के लिए उसने नए किलों की स्थापना करवाई, जंगलों को कटवाया और अफगान के पेशेवर सैनिकों के द्वारा उनका उग्र दमन किया गया। गांव के गांव उजाड़ दिए गए, विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उदाहरण हमारा हो जाएगा। अब चूंकि हाँ समीक्षात्मक है, पैराग्राफ चेंज करके कहेंगे कि हाँ, यद्यपि बलवन के राजत्व की अपनी सीमा भी रही, उसने जनता, अपनी प्रजा में श्रद्धा से अधिक भय पैदा किया, और दूसरे उसने जो तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया, इस कारण से सल्तनत कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाओं की सेवा से वंचित रह गया। फिर भी उसके द्वारा किए गए कार्य से ही दिल्ली सल्तनत का भावी विस्तार संभव हुआ। इसीलिए उसकी रक्त और भय की नीति, उसकी रक्त और लौह की नीति की सीमाओं के बावजूद भी यह तात्कालिक रूप में उपयोगी सिद्ध हुई। समीक्षात्मक टिप्पणी हो गई। तो लिखना तो तुम्हारे में तब आएगा जब तुम्हारी समझ जैसे जैसे विकसित होती जाएगी, तुम राइटिंग करते जाओगे। तो आप कंप्लीट करवा देता हूं। देखिए दूसरे हाँ, क्या तुमने लिख लोगे? क्या कुछ दबी दबी आवाज आ रही है, मैनेज कर लोगे? छोड़ दूं? राइट, लिखो, ट्राई करो।
उसी में से निकाल के। लेकिन रक्तौली में क्रूरता दिखाना, एक बार ट्राई करके देखो, ये भी एक अच्छी चीज है। और कहोगे तो मैं टाइप करवा के दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी तरक्की होगी स्वयं लिखने से। मैं लिखने टेस्ट में डाल देंगे, अरे ठीक है टेस्ट में डाल देंगे, तो फिर लिख के जमा मत करना, अभी फिर टेस्ट में ही डाल देते हैं। फिर किधर से आवाज आई? सामने तो आइए। लोगों के उत्साह पर क्यों पानी फेर रहे हैं? आप अपने अनुत्साह से दूसरे के उत्साह को, मैं टाइप करा हुआ दे दूंगा, आपका भी काम चल जाएगा। और जो कुछ उत्साही और उद्यमी है जो लिखना चाहते हैं उनको भी लिखने दीजिए, है ना। मतलब अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक की प्रगति को रोकने का कोई अधिकार नहीं। मैं आपका भी पुष्ट करूंगा, क्योंकि आप भी कहेंगे मैंने फी दी हुई है सर, नहीं लिखा रहे। आपका क्लेम है आपने फी दी हुई है, तो आपको भी कैटर करूंगा, आपके लिए रिटर्न दूंगा क्लास में। जब आप लोगों का टेस्ट ले लूंगा उसका रिटर्न आंसर में ये पेश कर दूंगा, मेरा वादा है आपको मिल जाएगा। आप भी वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन जो उत्साह में है उनको लिखने दीजिए। बहुत मुश्किल से सब लाइन पर आ रहे हैं। अब नीचे हेडिंग दीजिएगा, बलवन के पश्चात। हेडिंग, बलवन के पश्चात। लिखिए कि देकर, हाँ, हाँ, बलवन का बड़ा पुत्र मोहम्मद, बलवन का बड़ा पुत्र मोहम्मद स्ट्रक्चर से अंदाज से बनेगा कि यह था, वह हुआ, इसलिए ये सी होगा। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे फिल्म सॉल्व होता है। ऐसा फिल्म सॉल्व ना कि देखेंगे हाँ यस ए बी सी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाएगा। कई क्वेश्चन में एकदम दिमाग में क्या करूं, डालूं कि नहीं डालूं, हे ईश्वर बी या सी, इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। उसी में जिसका कॉन्सेप्ट रहेगा वो सी डल जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट खराब रहेगा बी डल जाएगा। इसका 2 मार्क्स आएगा, उसका 1.25 मार्क्स चला जाएगा। 5-6 क्वेश्चन में एक खेल हो जाएगा। उसी में अमुक जी मेंस दे रहे हैं और अमुक जी मुखर्जी नगर की गलियों में घूम रहे हैं। मुखर्जी नगर का नाम उचित नहीं, नेहरू विहार के बर्धमान प्लाजा, वहीं पर जाके लोगों को वो वृक्ष है जहां बोधिसत्व मिलता है। तो सच्चाई है। तो इसलिए मैं तुम लोगों को मैं 25 क्वेश्चंस डालूंगा प्रीलिम्स का भी, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट के आधार को पता चलेगा हमें, और हमें प्रीलिम्स से भी मदद मिलेगी। जैसे प्रीलिम्स को मेंस से मदद मिलता है, उसी तरह मेंस को भी प्रीलिम्स से मदद मिलती है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। मैप से बाकी चीजों की मदद मिलती है और बाकी चीजों से मैप की मदद मिलती है। सब एक दूसरे का पूरक है। तुम लोग अब समझ जाओगे धीरे धीरे। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का एक कोटेशन मेरे प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में आएगा 25 में, ध्यान रखना। अब उसमें भी बहुत लोग गलत करोगे, ये भी जान लो, क्योंकि जब तक हम विजयनगर, बहमनी और दिल्ली सदर के लास्ट तक पहुंचेंगे तब तक क्लास की वाणी भूल चुके होंगे। अब इसी में वहां नीचे ब्रेक देकर लिखिए, नीचे ब्रेक देकर, हाँ हाँ, रणथंभौर के किनारे लिखिएगा, हाँ 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 लिखिएगा, हाँ हाँ, मंगोल आक्रमण का सामना। उसी में मंगोल आक्रमण का सामना तुमने पहला वहां पर पॉइंट बनाया था, मैंने प्रथम सुल्तान, उसको मैंने पहला पॉइंट, जैसे ऊपर क्या दिया था, राजत्व की नवीन अवधारणा, तो तुम मंगोल आक्रमण पे लिखो ना दूसरा। तुम जलालुद्दीन खिलजी में ही सब पॉइंट्स बना रहे हो बच्चे, तुम भूल चुके हो। तुमने पहला राजत्व वाले में ऑलरेडी बनाया है। पॉइंट 2, मंगोल आक्रमण का सामना। अब डैश दे दीजिएगा, डैश देकर लिखिएगा
कि इस काल में 1292 में, इस काल में 1292 में अब्दुल्ला के अधीन, अब्दुल्ला नेता था उसका, अब्दुल्ला के अधीन मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अब्दुल्ला के अधीन मंगोलों का आक्रमण हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को बलवन की सुरक्षा पंक्ति पर पराजित कर दिया था। मंगोलों को बलवन की सुरक्षा पंक्ति पर पराजित कर दिया था। इसके पश्चात लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उसे दिल्ली के एक भाग में बसाया गया। तथा उसे सेना में भी शामिल किया गया। देखो, ये मैंने घटना इसलिए आपको विशेष रूप से लिखवा दिया, क्योंकि यही मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह करेंगे, मंगोल सैनिक, और जिस कारण से अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान से रणथंभौर अभियान का रास्ता तैयार होगा। तो इसलिए घटना लिखवा दिया। नीचे पॉइंट 3 में लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, अवध के मुक्ति के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का 1296 में 1296 में 1296 में दक्षिणी राज्य देवगिरी पर हमला, अलाउद्दीन खिलजी का, लिखिएगा, अवध के मुक्ति के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का 1296 में 1296 में 1296 में दक्षिणी राज्य देवगिरी पर हमला तथा वहां से बहुत सारा धन उठाकर लाना। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के किले पर हमला। परंतु नरम नीति दिखाते हुए किले को जीते बिना वापस लौट जाना, परंतु उसकी इस उदारता की नीति को
उसकी इस उदारता की नीति को खिलजी अमीर, उसकी इस उदारता के नीति को खिलजी अमीर, खिलजी अमीर, खिलजी अमीर कमजोरी की नीति, और वे अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गए। नीति, कमजोरी की नीति समझने लगे। नीति को खिलजी अमीर, उसकी इस उदारता के नीति को खिलजी अमीर, खिलजी अमीर, खिलजी अमीर कमजोरी की नीति समझने लगे, कमजोरी की नीति समझने लगे, और वे अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गए, और वे अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गए। हो गए हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में 1296 में 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। देखना, देखिए एक समय था पहले यहां पर यहां पर राष्ट्रकूट और फिर चालुक्य साम्राज्य हुआ करता था। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इस क्षेत्र में देवगिरी के राज्य की स्थापना हुई थी। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो यहां पर वारंगल के राज्य की स्थापना, और ये होयसल हेलविड है, द्वार समुद्र के राज्य की स्थापना हुई। देखना, देखिए एक समय था पहले यहां पर राष्ट्रकूट और फिर चालुक्य साम्राज्य हुआ करता था। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इस क्षेत्र में देवगिरी के राज्य की स्थापना हुई थी।